वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसे अच्छी तरीके से समझना। मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी, जब हम D&F चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 12th के बाद हम कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे हम CUET दें, हम नीट दें या मेंस वगैरह के एग्जाम दें, उन सब में ये टॉपिक आता है। तो यानी कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान। बस ये कहता हूं मैं, डायरेक्ट डिफाइन नहीं आती बल्कि इसका यूज हमें करना। क्या है ऐसा टॉपिक? तो टॉपिक है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन आती है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कहते किसे? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का, ये एलिमेंट्स की रिएक्शन के बेस पर, जब कोई एक एलिमेंट, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन, किसी दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है, या हम ऐसे बोलें हाइड्रोजन है F2 से रिएक्शन करके 2HF बना रहा है, तो ये जो कंडीशन आ रही है, जो रिएक्टिंग कंडीशन है, इन रिएक्टिंग कंडीशन में इस वेट का यूज होता है। और इसको डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 रेफरेंस एलिमेंट का यूज करते हैं। 3 रेफरेंस एलिमेंट, वे 3 रेफरेंस एलिमेंट है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरीन। इन 3 एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास हमने फिक्स किए, यानी कि एज ए रेफरेंस लिए। हाइड्रोजन का लिया है 1.008, ऑक्सीजन का 8, Cl का 35.5। तो हम इन 3 एलिमेंट्स के जो वेट है, यानी कि इनके जो इक्विवेलेंट मास है, ये हमने एज ए रेफरेंस ले लिया और इनकी हेल्प से बाकी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास बताते हैं। कैसे बताते हैं? तो हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट का वो मास जो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट्स बाई मास से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस, या ऑक्सीजन के बेस पे भी बोल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स बाई मास से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस हो, वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। ऐसे ही क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स बाई मास से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस हो, वो इक्विवेलेंट वेट है। यानी कि जो इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए आता है, ये बात याद। और इन 3 को हमने रेफरेंस में लिया है और इनकी हेल्प से हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डिफाइन लिख लें, फिर हम इसको निकालते कैसे हैं वो हम सीखेंगे। तो लिखना जरा इसमें, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट में लिखो। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट may be defined as equivalent mass of element may be defined as equivalent mass of element may be defined as the mass of element the mass of element the mass of element that reacts or displace that reacts or displace by 1.008 parts, लिखो भाई, by 1.008 parts by mass of hydrogen 1.008 parts by mass of हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाई मास ऑफ क्लोरीन, 35.5 पार्ट्स बाई मास ऑफ क्लोरीन, ये आपको ध्यान। तो यानी कि कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि इन 3 को हमने रेफरेंस लिया और इनके बेस पर हम किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। देखो, अब मैं 1-2 एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक, ध्यान देना, एक मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड में
मेटल है 68% और ऑक्सीजन है 32% बाई मास। अब कोई आपसे कहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बताओ, तो देखो अब आपको यहां रेफरेंस कौन लेना है? ऑक्सीजन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन दिया है तो आपको यहां रेफरेंस क्या लेके चलना है? बोलो ऑक्सीजन। अब कैसे लेंगे? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेटल और ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसमें मेटल का मास कितना है? जरा ध्यान देना। मेटल है इसमें 68, ऐसे डायरेक्ट समझो। और ऑक्सीजन कितना है? बोलो 32। इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन किससे कंबाइन है? 68 से। और अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट मास क्या होता है? 8 ग्राम ऑक्सीजन जिससे कंबाइन होगी, तो 32 तो है 68 से, 8 ग्राम कितने से होगी? बोलो कितना हो जाएगा? बोलो वैसे डायरेक्ट आंसर बता दो भाई। अगर आप चाहो तो इसे x मान लें, एक तो यह है तरीका करने का। इस रेशियो को डिवाइड कर दो इस रेशियो से, तो x आ गया यहां 17, तो ये 17 ही इसका इक्विवेलेंट वेट। तो कितना इक्विवेलेंट वेट आया? 17। भाई ये जो है 8 ग्राम से जो कंबाइन होगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा, ये ध्यान से सुन लो। तो x की जगह आप क्या लिख सकते हो? बोलो इसे E भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको E की वैल्यू बता सकते हो। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल है। तो यानी कि ये 3 रेफरेंस एलिमेंट है, इनकी हेल्प से आप आराम से बता सकते हो। जैसे कोई आपसे एक दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हमें आती है, उस प्रॉब्लम में ये कहा जाता है कि ये मीथेन है, इस मीथेन में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। सुन लो जरा, कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ रेफरेंस है हाइड्रोजन, तो हमें देखेंगे यहाँ कार्बन तो है 12 और हाइड्रोजन है 4, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, 1 × 4 4, कार्बन का एक एटम है 12। तो यहाँ अब आपको क्या रेफरेंस लेना है? हाइड्रोजन। तो अब आपको बताना है कि 1.008 जिसे अप्रोक्सीमेट 1 मान लो, तो 1 से कितना कंबाइन होगा? वही इक्विवेलेंट वेट होगा, ये इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। भाई 4 तो कंबाइन है, 12 से 1 कितने से होगा? 3 से। तो कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना आया? बोलो कार्बन का 3 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, ये ध्यान। अब ये तो मैंने आपको बताया, ये इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है स्पेशली जब मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि जिसमें मेटल ऑक्साइड हो, मेटल क्लोराइड हो, या ये कह सकते हैं कि हाइड्राइड वगैरह हो, उनमें हम इनका यूज करते हैं। अब हमें जो यूज करना है, जो स्पेशली सॉल्यूशन पार्ट में हम जाते हैं, तो वहां हम इसको इस तरीके से नहीं निकालते, बल्कि क्या करना है हमें? तो अब मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। कभी यानी कि किसी भी कंपाउंड का या सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है तो कैसे बताएंगे? तो लिखिए जरा, ये इक्विवेलेंट मास या वेट एक ही चीज है, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। अब मैंने सब्सटेंस बता दिया भाई, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट बताना है, हमें क्या करना है? सुन लो जरा, हमें याद रखना, हमें अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इसे डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है? NF से, N और F, बस। अब आप सभी को पता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास सभी बच्चों को पता है। मॉलिक्यूलर मास किसी का भी निकाल सकते हो, एटॉमिक मास भी आपको पता है। तो आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या चाहिए? सिर्फ NF। ये NF क्या है? सुन लीजिए भाई, वेयर NF, NF होता है N फैक्टर, N फैक्टर, N मींस NF फैक्टर। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कभी कभी हम इसको लिख देते हैं वैलेंसी फैक्टर। इसको एक तीसरा नाम भी है, इसको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इसको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसके 3 नाम, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट साथ में कुछ और नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे इक्विवेलेंट क्या है, तो एन फैक्टर।
अब बस ये n फैक्टर की वैल्यू निकालनी सीख लो, बस आपको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और सुनो जरा, एटॉमिक वेट या मोलर मास के लिए हम यहां जो सिंबल यूज करते हैं m करते हैं, तो यानी कि हम मोलर मास या एटॉमिक मास को m से लिख रहे हैं और उसे n फैक्टर से डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब आपको याद रखना है पूरी केमिस्ट्री में 6 स्टेज आती हैं n फैक्टर को निकालने की। उन 6 की 6 स्टेज को हम समझेंगे कि किस जगह n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो अब मैं आपको वैल्यू ऑफ n फैक्टर बताऊंगा, याद रखना है। 6 स्टेज आपको बताई, सिर्फ एटॉमिक या मोलर मास को डिवाइड करेंगे किससे, n फैक्टर से, इक्विवेलेंट वेट आता रहे। तो अब हम वैल्यू ऑफ n फैक्टर 1 बाय 1 करके सीखते चलते हैं, किसके लिए कैसे हो। लिखिए आगे, वैल्यूज ऑफ NF। सुन लो भाई जरा, 6 स्टेज है। पहली 4 एलिमेंट, अगर आपको कोई डायरेक्ट एलिमेंट दिया है, सुन लो भाई जरा, कोई भी एलिमेंट दिया है डायरेक्ट, कोई कहता है बोलिए नाइट्रोजन इक्विवेलेंट वेट बताओ, कार्बन इक्विवेलेंट वेट बताओ, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट बताओ। आपको ऑक्सीजन का तो याद है, अब तक याद, तब जरूरत नहीं है याद करने। तो आपको याद रखना है NF क्या होता है। NF होता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को हम n फैक्टर कहते हैं, याद रखना। और वैलेंसी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी ही उसका n फैक्टर होती है। और यहां इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो जरा अगर हम फॉर्मूला बनाने लगे तो देखना जरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होगा, बोलो। ऊपर आएगा एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ये ध्यान। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट बताना, तो अभी मैंने आपसे कहा था हमने 3 रेफरेंस लिए थे, कौन कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा क्लोरीन। लेकिन अब उन रेफरेंस को भी भूल जाइए, आप खुद निकालिए। जैसे मैं कहता हूं पहला एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। भाई क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, अभी मैंने बताया एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दो, बताना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 16 वैलेंसी ऑक्सीजन की 2, तो 8 आ गया। तो देखो अभी हम याद कर रहे थे, अब याद की जरूरत नहीं, मैं यानी कि अब याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। सेकंड 4 कार्बन, कोई आपसे कहता है कार्बन का इक्विवेलेंट वेट, सुन लो जरा, अकेला है कार्बन, उसके लिए आप यूज कर, क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, वैलेंसी 4। तो यानी कि अगर कभी भी कोई आपको एलिमेंट दिया जाए, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कभी भी कोई एलिमेंट दिया जाए तो ये डायरेक्ट आप n फैक्टर उसकी वैलेंसी को कहते हैं। ये तो था पहला केस। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे, ध्यान देना। हो चुका, जल्दी लिखो थोड़ा स्पीड से। ये सीख लो, बहुत मेन टॉपिक है, काफी जरूरत पड़ेगी इसकी। हो चुका भाई, सेकेंड कंडीशन 4 आयंस। अब देखो मेरी बात सुन लीजिए, आपको कोई आयंस दिया जाएगा, आयंस के लिए n फैक्टर क्या होता है, सुन लो जरा भाई, n फैक्टर, हाँ भाई, n फैक्टर, NF किसे मानेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आयंस पे चार्ज होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, आयन पे कितना चार्ज है उसी को आपको n फैक्टर मान, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, इसको आप क्या कहोगे, n फैक्टर। अब जैसे मैं कहीं भी आपसे मान लीजिए किसी का इक्विवेलेंट वेट पूछता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, ये आपको बताना, क्या करना है, वो जो भी उसका मोलर मास होगा उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, NF। NF क्या है यहाँ चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल करो, लिखो बहुत जल्दी। पहला आपसे कहा जाता है 4 PO4 3 नेगेटिव, बोलो भाई PO3, इक्विवेलेंट वेट बताना है, क्या करेंगे, M। अगर ये मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, P का होता है 31, O का 16, 16 इंटू 4 64 और 31 95, 95 अपॉन 3, चार्ज देखो 3 मैग्नीट्यूड, तो 31.667, आगे कर सकते। दूसरा, अगर कोई आपसे कहता है, सुन लो भाई जरा,
और Mg2 पॉजिटिव। अब Mg2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट बताना, क्या करेंगे? Mg2 पॉजिटिव, Mg अकेला है एटम, तो एटॉमिक मास लेना है 24 और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2, तो कितना आया 12, तो हो जाएगा आयंस के लिए। और अब मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं लिखाने को तो आपको बार बार ये चीज बोलता रहूंगा, लेकिन मैं नाम बदलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज की ही बात करूंगा। सारे चार्ज वाले हैं 5 तक, सिर्फ चार्ज है, मैं बार बार उन्हें समझाता भी चलूंगा कि वो चार्ज कैसे। तो सेकंड समझ में आया। अब हम आते हैं थर्ड, सोल्ट। और सोल्ट, अगर कोई सोल्ट है, सोल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के मिलने से, यानी कि कैटायन और एनायन के मिलने से, तो वहां भी चार्ज होता है। तो उसमें NF क्या होता है? NF होता है उसका टोटल, ध्यान दे लो भाई, टोटल पॉजिटिव और निगेटिव, जो भी आपको समझ में आ जाए। जिस बच्चे को पॉजिटिव समझ में आ जाए पॉजिटिव मान लीजिए, जिसे निगेटिव आ जाए निगेटिव मान लीजिए। टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, बस टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, वो उसका एक लेना है, दोनों नहीं, वो एन फैक्टर है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे बताओगे? मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये सोल्ट आता है, सोल्ट क्या दिया? 4 सोडियम कार्बोनेट। बताना भाई, सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो मोलर मास, मोलर मास है 106 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर क्या है, तो 2 तो एन है और एक कार्बोनेट है। कोई एक चार्ज देख लो जो आपको समझ में आता हो, या तो देख लो 2 × +1 पॉजिटिव 2 है, या निगेटिव देख लो 2 है, तो एन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 53। अब दूसरी कंडीशन, यानी कि सेकंड एग्जांपल, सेकंड 4 Al2SO4 का होल थ्राइस। बोलो भाई, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है आपसे। मोलर मास कितना है? मोलर मास इसका देख के बता दो। मोलर मास 342, 342, यही है ना, डिवाइड बाय। अब एन फैक्टर क्या होगा? तो अब सोचो जरा, इसमें क्या है, इसको सोल्ट को आप ब्रेक करके देखो, इसमें 2 तो Al है 3 पॉजिटिव वाले, और 3 सल्फेट है। अब कोई एक चार्ज लो, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक। अब मैं पूछूं पॉजिटिव कितना? 2 × 3 6, क्योंकि मैंने वर्ड यूज कहा टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव, कोई एक सा लेना है, तो इसका मतलब 6 डिवाइड कर लेंगे, कितना है बोलो? 57। तो बताओ 3 केस समझ में आएंगे? कोई डाउट हो तो बता दो भाई, अब भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सिर्फ चार्ज को कहा है, आयन से तो अकेला चार्ज है, और अगर कोई क्या है बोलो, सोल्ट है, तो चाहे तो पॉजिटिव या निगेटिव, जो आपको समझ में आ जाए उस चार्ज को ले लीजिए। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं जरा, 30 हो गया। फोर्थ कंडीशन हो चुका। फोर्थ, 4 एसिड, फोर्थ है एसिड, तो जल्दी लिखो भाई, हो गया। और एसिड्स, देखो भाई एसिड में क्या होता है, आप सभी को पता है, एसिड का काम है एच आयन रिलीज करना। अब एसिड क्योंकि एच आयन रिलीज करते हैं, तो इसका एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। कितने एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस, कितने वो एच आयन देगा। साथ साथ याद रखना है, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसे बेसिसिटी ऑफ एसिड भी बोलते हैं। अब सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है, मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि कौन सा एच आयन एसिडिक होता है, तो ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं 1-2 स्ट्रक्चर में भी आपको समझाना चाहूंगा। यहां अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें, देखो भाई, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहां की मैं बात कर रहा हूं नॉर्मली, कि अगर कोई हमें नॉर्मल एसिड वगैरह दिया जाएगा तो क्या होगा। एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो O के साथ जुड़ता है, यानी कि आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और उनमें जो भी H O के साथ है वो एसिडिक हाइड्रोजन।
याद रखना। एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो O के साथ है या जो हेलोजन के साथ है या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, ये बताया मैंने। बाकी और एक दो केस और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन वो मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा। बस मेनली आपको देखना है एसिडिक हाइड्रोजन किसे माने, जो O के साथ जुड़ा, ध्यान रखना, जो O के साथ जुड़ा, उस कंडीशन में आप क्या कहोगे। और यहां क्या होगा, यहां होगा नॉन मेटल, आगे नॉन मेटल होना चाहिए, यहां क्या होगा साथ में नॉन मेटल, ये ध्यान। तो एसिडिक हाइड्रोजन, अब आपको वही देखना है कि कौन से HO के साथ, वो उसका इनफेक्टर होगा या उसे बेसिसिटी ऑफ एसिड भी बोलेंगे। अब जैसे हम पहला एग्जांपल करते हैं, आपसे कहा जाता है 4HCl, HCl का इक्विवेलेंट वेट बताओ भाई, मोलर मास 36.5, इनफेक्टर बोलो, ये बताओ कितने एच आयन है, तो Cl के साथ एक है तो 1, 36.5। कोई आपसे कहता है 4H2SO4, तो सुन लो जरा, H2SO4 की मैं यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 11th में भी आपने सीखी थी। H2SO4 ऐसा होता है, देख के बताओ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने, 2, तो इसका इनफेक्टर 2 है। तो कैसे करेंगे, मोलर मास 98/2, 49। मैं तीसरा कंपाउंड लिखता हूं 4H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसमें इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट कितना हो रहा है बोलो इसका, देखो कितना, P का 31 और ये तो हो गया 48, O का 31 + 3 82। हाँ भाई, अब बताओ इसका इनफेक्टर। तो अब एक मिनट सुन लो, ये ध्यान रखा करो, ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, इसकी स्ट्रक्चर ये है, देख के बताओ जरा। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन वो है जो O के साथ है 2, तो इसका इनफेक्टर 2 है। तो ये चीज बतानी थी और कुछ, यानी कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो उसकी स्ट्रक्चर की, उससे कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव चार्ज, तो यहां ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें पॉजिटिव क्या है, तो आपको पता है H पे ही पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी बोल सकते थे। यहां कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव, यहां भी कितने H पॉजिटिव हैं, 2, ये इस टाइप से भी बोल सकते हो। लेकिन बेस्ट ये रहेगा एचआयन, याद रखो कि वो कितने एचआयन दे रहा है, उसी को हम यहाँ इनफेक्टर कह रहे हैं, चार्ज को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट भाई, तो मैंने क्या लिखा, हेलोजन से जब H जुड़ेगा, X का मतलब हेलोजन ही, तो ClBr, जल्दी कराना है, फ्री हो जाओगे। हो गया भाई ये। नेक्स्ट है 5th कंडीशन, थोड़ा जल्दी करो, हो चुका। 5th, सुन लो भाई, अगर हम 5th की बात करें, 5th आता है 4 बेस। देखिए हम जो बेस लेते हैं स्पेशली मेटल वाले ही लेके चलते हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड, और वे क्या करते हैं, बेस OH निगेटिव देते हैं। तो इनका एन फैक्टर क्या होता है, इनका एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस प्रोड्यूस। ये कितने OH निगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, याद रखना है एन फैक्टर। और याद रखना है एक चीज और, याद ध्यान देनी है हमें इसमें, कि जिस तरीके से एसिड के लिए बेसिसिटी यूज होती है, ऐसे ही बेस के लिए एसिडिटी भी बोल सकते हैं। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस, ये ध्यान, एसिडिटी ऑफ बेस। ये अब इसका एन फैक्टर बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल पे हमें ध्यान देना है। 4NaOH, सुन लो NaOH, NaOH के लिए एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट हमें दोनों बताने। बोलो इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास, मोलर मास है 40 अपॉन एन फैक्टर कितने OH है, 1। और एक बात सुन लीजिए भाई जरा, कुछ बच्चों को लगेगा OH तो पहले भी था, अब भी है, लेकिन यहां होता है मेटल, जब वो मेटल से जुड़ जाता है तब वो बेस बन जाता है। अब एसिड नहीं होता, ये बेस हो जाता है।
और अभी मैंने बताया जब O के पास में यहाँ नॉन मेटल होता है तो वो एसिड होता है। अगर O के साथ यहाँ कौन हो बोलो, नॉन मेटल, तो अब ये एसिड होता है। ये बात याद रखना है, वरना कभी कुछ बच्चे ये सोचते हैं एसिड में भी OH है, बेस में भी OH है, उसे हम इसमें तो H देख रहे हैं, इसमें OH क्यों देख रहे हैं। तो जब वो मेटल से जुड़ जाता है तो वो बेस बन जाता है, और जब नॉन मेटल से जुड़ता है तो एसिड। ये फर्क है और कुछ नहीं। ये पोलैरिटी के बेस पे होता है। यहाँ पोलैरिटी यहाँ ज्यादा होती है, बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इसमें बॉन्ड यहाँ से टूटता है। जहां मोर पोलर बॉन्ड होता है वहां से बॉन्ड टूटता है उसके बेस पर। एक जगह क्या है हाइड्रोक्साइड बेस, और एक जगह है एसिड। जब नॉन मेटल के साथ है तो एसिड, और जब मेटल के साथ है OH तो बेस। और सेकंड सुनो भाई, फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर कोई आपसे कहे इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे होगा, एन फैक्टर है 2 और मोलर मास, बोलो बोलो, मोलर मास 171, कितना आ गया। तो ये बताइए 5 केस समझ में आए। अब आते हैं हम 6 में, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, सुन लो भाई, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब है जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे। तो जब भी कभी आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का जब भी इक्विवेलेंट वेट बताओगे, आपको क्या देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस या गेन कर रहा है। तो यहां जो एन फैक्टर होता है वो आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय वन स्पीसीज। एक स्पीसीज ने कितने इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज का मतलब वो आयंस है, एटम है या मॉलिक्यूल है, उसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए हैं। सुन लो भाई, उसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए हैं वो ध्यान रखें। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको कराना चाहता हूँ। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए हमसे कोई K2Cr2O7 की बात करता है। ये ध्यान रखना, K2Cr2O7 जिसका मोलर मास होता है 294, और ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। अब अगर हम इसकी देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, तो इसके लिए आपको रिएक्शन याद रखनी है। देखो ये रिएक्शन सब आप कहां पढ़ोगे, ये रिएक्शन आपको आएंगे स्पेशली जब हम D&F पढ़ेंगे, तो वहां ये दोनों कंपाउंड है, K2Cr2 भी है और KMnO4 है, वहां इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं अगर आपसे कहने लगूं ये K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में हमेशा Cr3 और वाटर बनाता है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर कोई आपसे कहे इक्विवेलेंट वेट बताओ K2Cr2O7 का, तो क्या करना है, मोलर मास को, मोलर मास कितना है इसका 294 को किससे डिवाइड करोगे, एन फैक्टर से, और इसका एन फैक्टर 6 होता है, कितना आया ये 14 है। ये तरीका। अब इसके अलावा जो रिडॉक्स वाला पार्ट होता है, इसमें एन फैक्टर अलग अलग तरीके से भी निकाला जाता है। कभी कभी हमें ऐसा कंपाउंड दे दिया जाता है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, दोनों की ऑक्सीडेशन बढ़ती है, या 2 एलिमेंट है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। उस केस में हम दोनों के एन फैक्टर का सम करके कंपाउंड का एन फैक्टर बनाते हैं। एक तीसरा केस आता है जब एक एलिमेंट की, एक ही कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। उसका एन फैक्टर कैसे बताते हैं, तो दोनों एन फैक्टर का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि उन्हें माइनस करते हैं, फिर कंपाउंड का एन फैक्टर। एक ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, यानी कि सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती भी है घटती भी है। उस केस में हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम बढ़ने वाले एन फैक्टर को घटने वाले एन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और उनके सम से उसे डिवाइड करते हैं, एन फैक्टर आता है। लेकिन ये सारा जो पोर्शन है, ये जो तीनों कंडीशन मैंने बताई, ये स्पेशली जो अदर टिपिकल प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कंपटीशन के लिए वहां यूज होती है, तो आपको बोर्ड लेवल पे उसकी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस वजह से हम बस सिर्फ इतनी ही कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, वो मैंने जो 3 कंडीशन बताई उनकी आपको रिक्वायरमेंट।
तो ये था इक्विवेलेंट वेट निकालने का बेनिफिट। अब आते हैं कि हमने इक्विवेलेंट वेट तो निकालना सीख लिया, अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है, जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्शन करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इक्वल होती है, जिसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि एक केमिकल के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे केमिकल के ग्राम इक्विवेलेंट तीसरे के ग्राम इक्विवेलेंट, जितने भी रिएक्ट करें सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हैं, और जो प्रोडक्ट बनने हैं उनके भी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। लेकिन कब? जब वे कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमें एक अलग से पॉइंट लिखना है थियोरेटिकली, लिखिए जरा नोट में ए पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए when chemicals are completely react with each other, लिखते रहो, when chemicals are completely react with each other, लिख लो जरा बहुत जल्दी, when chemicals are completely react with each other, comma they have equal number of gram equivalent, equal number of gram equivalent। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ए मोल ए का है, बी मोल बी का है, ये रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन से 3 मोल सी के और 2 मोल डी के बन रहे हैं। अब मैं अगर आपसे यहां ये कहूं, सुन लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट किसके इक्वल होंगे? तो ए के ग्राम इक्विवेलेंट बी के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वैलेंट ऑफ बी, लिखते रहो भाई साथ साथ। और अगर मैं अब आपसे कहता हूं भाई ये ए के ग्राम इक्विवेलेंट बी के इक्वल है, अब बताओ सी के कितने होंगे? तो ये भी याद रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, ऐसे ही आगे लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। यानी कि इनमें क्या चीज इक्वल है? सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं ऑफ डी, ये हमें पता हो। तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखें। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, देखना आपको कौन से की जरूरत है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर कभी भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट लिखने हैं किसी के तो कैसे लिखेंगे? एक तो आप लिख सकते हो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम लीटर में लेना। दूसरा तरीका ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने का तरीका है भैया एन इंटू वी। दूसरा आता है एनएफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, जहां कहीं मोल्स का यूज हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास याद रखना है, इन ग्राम लेना। तो 3 तरीके से आप ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकते हो। अगर आप मिली इक्विवेलेंट लिखना चाहो तो मिली लिख सकते हो, बस क्या फर्क करोगे? ये तो ग्राम इक्विवेलेंट लिखने का तरीका, अगर मिली बनाने हैं तो ये मिली लीटर, ये मिली मोल्स और ये मिलीग्राम, मतलब इनको मिली में ले लो बस सारी चीजों। लीटर के मिली लीटर ले लो, मोल्स के मिली मोल ले लो और मास का मिलीग्राम ले लो, तो मिली इक्विवेलेंट, वो भी आपस में इक्वल होते हैं, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट लो या मिली इक्विवेलेंट लो। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, हमें जो जरूरत पड़ेगी वो इसकी काफी पड़नी है। ये ध्यान रखना, जब एक केमिकल दूसरे से रिएक्ट करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, याद रखना। तो ये मैंने ग्राम इक्विवेलेंट लिखने के तरीके बता दिए, ध्यान रखना। हाँ दिव्यम बोलो। अब ये तो बताया ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ग्राम इक्विवेलेंट है, एन फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स का प्रोडक्ट ग्राम इक्विवेलेंट है, ये ग्राम इक्विवेलेंट ही है ये। और मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ग्राम इक्विवेलेंट है, ये ग्राम इक्विवेलेंट इन्हीं को कहते हैं। 3 तरीके से लिख सकते हो। जैसे आपसे कोई फिजिक्स में पूछने लगे, बोलो भाई फिजिक्स में आप पढ़ते हो MA क्या है, तो आप कहते हो फोर्स है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं एन और वी क्या है, एन और वी का प्रोडक्ट ग्राम इक्विवेलेंट। मैं आपसे कह रहा हूं एन फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स, इनका प्रोडक्ट ग्राम इक्विवेलेंट है। मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें, इनका रेशियो ग्राम इक्विवेलेंट है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने फिजिक्स के हिसाब से समझा दिया कि एम में फोर्स को बता रहा है, ऐसे ही ये कंडीशन है। अब हमें इसके बाद एक और टर्म्स पढ़नी है और वो है नॉर्मलिटी। तो जरा लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है, थोड़ा जल्दी करके देखो।
नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, उसको नॉर्मलिटी कहते हैं। लिखिए सभी बच्चे। हाँ भाई, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as, it may be defined as the number of gram equivalent of solute, the number of gram equivalent of solute, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया नॉर्मलिटी। अब अपनी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो देखो क्या होगा, लिखिए साथ साथ। नॉर्मलिटी ऊपर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब अगर हम इसमें नॉर्मलिटी को n के ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला है, कभी भी यूज करना हो याद रखना मास ग्राम में ही आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी की यूनिट होती है ग्राम EQ। ये इतना लिखा जाएगा बस, EQ का मतलब इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। अब सुन लीजिए भाई जरा, एक रिलेशन की आपको जरूरत पड़ जाती है, उसको आपको याद रखना है, क्या है सुन लीजिए। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन। तो देखो रिलेशन ये आती है नॉर्मलिटी NF इंटू मोलारिटी। अब आप कहोगे NF क्या है, NF कुछ और नहीं, N फैक्टर है, जो भी हमने पढ़ा। अब ये कैसे आया, अगर ये रिलेशन हमें समझना हो तो यहाँ देख लीजिए भाई, अगर ये रिलेशन आपको समझना हो तो कैसे आया है रिलेशन, वो समझा रहा हूँ। रिलेशन सुनिए, रिलेशन का तरीका ये है कि अगर हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखें W अपॉन E इंटू VS और मोलारिटी का फॉर्मूला लिखें तो मोलारिटी है W2 अपॉन M2 इंटू VS, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो मास से मास कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम, तो बचा क्या, इधर बचा नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी, इधर मोलर मास ऊपर आ जाएगा और इक्विवेलेंट वेट नीचे। और अभी पीछे आप पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल है, मोलर मास अपॉन NF। बोलो भाई, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल है, मोलर मास अपॉन NF। तो अगर मैं मोलर मास अपॉन E2 करूं तो NF आ जाएगा नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट NF है, तो यानी कि नॉर्मलिटी NF इंटू मोलारिटी। तो जरूरत कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट याद रखिए मोलारिटी में N फैक्टर, ये वही N फैक्टर है जो 6 स्टेज अभी आपको समझा, कोई और N फैक्टर नहीं, वही है ये। अगर वो एलिमेंट हुआ तो वैलेंसी है, अगर वो आयंस है तो चार्ज है, अगर वो एसिड है तो नंबर ऑफ H है, वो बेस है तो नंबर ऑफ OH है, अगर वो सोल्ट है तो नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखना। अब आता है नॉर्मलिटी इक्वेशन। ये नॉर्मलिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन, या ये कह सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या है। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन हमें लिखनी है, नोट कर लिया भाई, ये लिखिए नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन हम कुछ ऐसे यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अभी मैंने बताया एक के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए है, तो फर्स्ट और सेकंड के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे और कुछ। ये डाइल्यूशन इक्वेशन भी बोल सकते हो इसे, ये ध्यान। अब दूसरी कंडीशन आती है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। लिखो भाई, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन लास्ट है बस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। जब आप सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। जब हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, पहली कंडीशन फॉर सेम नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन, सेम नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या है भाई, या तो सारे सोल्यूट सेम हो या उनकी नेचर सेम हो। नेचर का मतलब
सारे एसिड हो, सारे बेस हो, उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगेगा, याद रखना है। एक के ग्राम इक्विवेलेंट N1V1, दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट N2V2, तीसरे के ग्राम इक्विवेलेंट N3V3, इनका सम होता जाएगा और NSVS के इक्वल आएगा। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब अगर ये डिफरेंट नेचर के हैं, अगर इनकी नेचर डिफरेंट है, सेकंड कंडीशन फॉर डिफरेंट नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन। डिफरेंट नेचर का मतलब जानते हो भाई, एक एसिड ले और बाकी बेस ले, या एक बेस ले बाकी एसिड ले, अपोजिट नेचर हो तो इनमें माइनस होंगे। एक के ग्राम इक्विवेलेंट में से दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस करने हैं, और मोड, मोड का मतलब है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कि शुरू में उसको लीकेज हो ज्यादा हो तो चाहे तो मोड लगा लो, या बिना मोड के आप समझ लीजिए ऐसे कि हमेशा हमें क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है और NSVS आ जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसके ज्यादा। अब यहां बस एक की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है हमें कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं VS। VS किसके इक्वल है, दोनों केस में चाहे ऊपर वाला हो या नीचे, इन सब के वॉल्यूम का सम आपको करना, इनके वॉल्यूम को जोड़ते चले जाइए जितने भी सॉल्यूशन आपने लिए हैं, ये ध्यान। तो ये कंडीशन थी सॉल्यूशन वाली। देखो ये मैं फिर कहता हूं, ये बोर्ड में तो यूज नहीं होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होगा, लेकिन हेल्प लेनी पड़ेगी इन पॉइंट्स की। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कोई भी बोर्ड के बाद एग्जाम आपको देने हैं, उनमें इसकी बहुत जरूरत है, तो सभी बच्चे इसे अच्छी तरीके से पढ़ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी अगर हमें जरूरत पड़ जाए, एन फैक्टर किसे कहते हैं, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कोई डाउट हो, किसी को समझ में ना आया हो तो बता दीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ध्यान देना होता है, जब वो रिएक्शन होती है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है एक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की नॉलेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो या गेन कर रहा हो, उसको एन फैक्टर के, वो मैंने कहा वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाता है। फिर वो ये होता है, कोई ऐसा कंपाउंड दिया हमें कि दोनों की बढ़ रही हो, दो एलिमेंट हो दोनों की बढ़ रही हो या दोनों की घट रही हो, तो सम करेंगे, और अगर एक की बढ़ रही हो एक की घट रही हो तो डिफरेंस करेंगे, और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसे सम से डिवाइड करके एन फैक्टर। तो तीन अलग अलग केस आएंगे एन फैक्टर के। तो एक मिनट सुनो ना, तो दो मोर देन टू हैं, दो मान लीजिए एसिड है, तो एसिड को प्लस करना है, एक बेस है उसे माइनस करना है, बस ये। मान लीजिए एक एसिड है दो बेस है, तो बेस को जोड़ना है, एसिड को माइनस करना, मतलब अपोजिट नेचर में अपोजिट वाले को माइनस और सेम वालों को प्लस। और कोई डाउट? देखो बहुत मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, ध्यान से करें।